आज़ादी आज़ादी आज़ादी, ईरानी मर जाएंगे लेकिन बेइज्जती नहीं सहेंगे। मुल्ला ईरान छोड़ें, तानाशाही ख़त्म हो, यह आखिरी लड़ाई है, पहलवी लौटेंगे। पिछले 3 दिनों से ईरान की सड़कें इन नारों से गूंज रही हैं। राजधानी और देश के बाकी शहरों में आज़ादी की मांग उठ रही है। प्रदर्शन दुकानदारों और व्यापारियों की हड़ताल के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब गुस्सा हुक्मरानों और उनकी राजनीति पर निकल रहा है। ईरान में पानी और बिजली की भारी कमी है। पश्चिम के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के बीच महंगाई आसमान छू चुकी है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो चुका है। हालात इतने खराब कैसे हुए? सरकार क्या कर रही थी? क्या यह आंदोलन किसी बड़े सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है? अयतुल्लाह अली खामनेई अपनी कुर्सी कैसे बचाएंगे? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Vari Solar and Sensodent K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। Sensodent toothpaste for sensitive teeth. ईरान में प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर से हुई। राजधानी तेहरान के जमहूरी इलाके में मौजूद 2 बड़े टेक और मोबाइल फोन बाजारों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। राजधानी के सेंट्रल ग्रैंड बाजार के आसपास भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं। यहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। अगले दिन यानी 29 दिसंबर को भी विरोध जारी रहा। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार के पास शुश इलाके में दुकानदारों और व्यापारियों ने मार्च किया। प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसी तरह का मंजर ईरान के दूसरे बड़े शहरों जैसे इस्फहान, शिराज और मशहद में भी देखे गए। प्रदर्शनों की आग कुछ यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी पहुंची, जहां स्टूडेंट्स ने आज़ादी की मांग की। इस दौरान सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी हुई। तेहरान के शुश स्क्वायर के पास कम से कम 11 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटीज़ में भी 5 छात्रों को हिरासत में लिया गया। लेकिन ईरान में हालात अचानक इतने ख़राब कैसे हुए? इसके लिए 6 महीने पीछे जाना होगा। जून 2025, जब इजराइल के साथ ईरान ने 12 दिनों की जंग लड़ी थी। इसमें ईरान के कई टॉप सैन्य कमांडर मारे गए थे। इसके बाद से देश में लगातार असंतोष बढ़ा है, जिसने ईरान की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। मौजूदा हालात देखिए। इजराइल जंग के बाद से अब तक ईरानी मुद्रा रियाल की वैल्यू करीब 60% गिर चुकी है। 29 दिसंबर को रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 की कीमत 14,45,000 रियाल हो गई। 1 साल पहले यही दर 8,20,000 रियाल प्रति डॉलर की थी। इसका मतलब है कि आज एक औसत ईरानी की मासिक तनख्वाह सिर्फ $100 से थोड़ी ज्यादा रह गई है। इसके अलावा सरकार ने सब्सिडी भी खत्म कर दी है, जिसके चलते पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकारी स्टैटिस्टिक्स सेंटर के मुताबिक दिसंबर में महंगाई दर 42.2% तक पहुंच गई। ये नवंबर के मुकाबले 1.8% ज़्यादा रही। पिछले साल दिसंबर की तुलना में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 72% बढ़ गईं, जबकि स्वास्थ्य और मेडिकल सामान 50% तक महंगे हो गए। हालात ऐसे हैं कि ज़रूरी खाने पीने का सामान खरीदने में ही पूरे महीने की कमाई खत्म हो जाती है। ईरान आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, यानी देश के अंदर प्रोडक्शन बहुत कम है। ऐसे में इतनी तेज़ महंगाई का असर सीधे और तुरंत समाज पर पड़ता है। लोगों की बचत की कीमत गिर गई है। खाना और दवाइयाँ या तो मिलना मुश्किल हो गई हैं या फिर इतनी महंगी हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। पानी और बिजली की कटौती अब आम बात होती जा रही है। सवाल है कि बात यहाँ तक आई कैसे? ईरान के आर्थिक हालात ख़राब होने के पीछे एक बड़ी वजह उस पर लगी पाबंदियाँ हैं जो पश्चिमी देशों ने लगाई हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बाद हालात और भी अनिश्चित हो गए हैं। यूएन के प्रतिबंध दोबारा लागू होने, यानी यूएन का जो स्नैप बैक मैकेनिज्म है, उसके बाद और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ईरान पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम छोड़ने का दबाव, इन सब ने मिलकर ये तय कर दिया है कि खामनेई की सरकार के पास अब न तो पैसा बचा है और न ही राजनीति के लिए स्पेस, राजनीति के लिए जगह। ईरानी मुद्रा रियाल की गिरावट की कहानी 2015 के परमाणु समझौते से शुरू हुई। ईरान न्यूक्लियर डील जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुई थी। फिर बाद में 2016 में ट्रंप का कार्यकाल शुरू हुआ तो ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाला। तब साल था 2018। उन्होंने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति लागू की। इससे ईरान की तेल से कमाई रुक गई और देश दुनिया की बैंकिंग और व्यापार व्यवस्था से कट गया। अमेरिका की नीतियों का असर आज भी ईरान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखता है। ट्रंप इजराइल हमास युद्ध खत्म कराने की कोशिशों के बीच भी ईरान पर दबाव बना रहे हैं।
इजराइल के मुखालिफ खड़े हमास को ईरान समर्थित माना जाता है। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हमास गजा में हथियार नहीं डालता तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से हमला किया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ आर्थिक संकट की होती तो हालात संभालने के तरीके थे, खोजे जा सकते थे। ईरान मामलों के एक्सपर्ट और अटलांटिक काउंसिल से जुड़ी गीसू निया मानती हैं कि आर्थिक गिरावट ने विरोध प्रदर्शनों को भड़काया ज़रूर है, लेकिन ये विरोध की असली वजह नहीं है। जर्मन मीडिया आउटलेट डॉयचे वेले से बातचीत में उन्होंने कहा, दिसंबर 2017 से अब तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उनमें अक्सर कोई न कोई आर्थिक कारण शुरुआत करता है, लेकिन अगर हम नारों को ध्यान से सुने और देखें कि प्रदर्शन कितने बड़े स्तर पर हो रहे हैं तो साफ है कि ये ईरानी सत्ता से गहरी नाराजगी का मामला है। लोग चाहते हैं कि ये शासन खत्म हो। निया के मुताबिक अब बहुत से ईरानी ये नहीं मानते कि देश की आर्थिक तबाही को सुधार कर ठीक किया जा सकता है। उनकी नज़र में ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के शासन की नाकामी है। हम जान, जिंदगी, आज़ादी जैसे नारे सुन रहे हैं, यानी महिला, जीवन, स्वतंत्रता, जो 2024 के प्रदर्शनों की याद दिलाते हैं। इसके साथ साथ तानाशाह को मौत जैसे नारे भी गूंज रहे हैं। संदेश साफ है, ये शासन अब जाना चाहिए। ये बात बेहद अहम है कि ये विरोध प्रदर्शन बाजार से शुरू हुए। ईरान के इतिहास में ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दशकों से बाजार ईरानी व्यवस्था की आर्थिक रीढ़ रहा है, उसकी राजनीतिक स्थिरता का सहारा रहा है। बाजार को हमेशा राजनीतिक हालात का शुरुआती संकेत देने वाला सिस्टम माना जाता रहा है, जो विरोध को तेज भी कर सकता है। तेहरान ग्रैंड बाजार में व्यापारियों की हड़ताल ने 1979 की इस्लामी क्रांति में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, जिसने ईरान की शाही सत्ता को गिरा दिया था। आज जब बाजार बंद हो रहे हैं तो असर सिर्फ खाने पीने की सप्लाई पर नहीं पड़ता, ये सीधे ईरानी गणराज्य के रूढ़िवादी और समर्थक वर्ग पर चोट है। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के पास प्रदर्शनकारियों को रियायत देने की राजनीतिक गुंजाइश बहुत कम है। हाल ही में उन्होंने माना कि अगर समस्याएं हल नहीं हुई तो वो देश नहीं चला पाएंगे। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बयान राजनीतिक दिवालियापन स्वीकार करने जैसा है। पिछले कई दशकों में ईरान ने अरबों डॉलर अपने तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर खर्च किए। इसका मकसद था लेबनान, यमन और गजा में मिलिशिया संगठनों की वफादारी खरीदना। लेकिन अब ईरान के अंदर हो रहे प्रदर्शन इस क्षेत्रीय दखल की नीति का खुलकर विरोध करते लग रहे हैं और इसकी मिसालें ईरान की सड़कों पर तानाशाही खत्म करने के नारों में दिख रही हैं। हालांकि इस दौरान पज़ेश्कियान की सरकार बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि वो देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को स्वीकार करती है और प्रदर्शनकारियों की बातों को धैर्य के साथ सुनेगी, भले ही उनमें कड़े शब्दों का इस्तेमाल क्यों न किया गया हो। सरकार की प्रवक्ता फातिमा मोहाजिरानी ने 30 दिसंबर को कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शनों को मान्यता देती है। जब लोगों की आवाज़ सामने आती है तो इसका मतलब होता है कि समाज में दबाव पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की आवाज़ सुने। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बताया कि उन्होंने देश के आंतरिक मंत्री प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने को कहा है ताकि समस्याओं का समाधान निकाला जा सके और हालात को जिम्मेदारी के साथ संभाला जा सके। लेकिन जहां सरकार बात संभालने की कोशिश में जुटी है, वहीं मौके का फ़ायदा इजराइल उठा रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने फारसी भाषा वाले सोशल मीडिया अकाउंट से ईरानियों के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। मोसाद ने लिखा, सब लोग मिलकर सड़कों पर निकलो, अब समय आ गया है, वक्त आ गया है, हम आपके साथ हैं, सिर्फ दूर से या शब्दों में नहीं बल्कि मैदान में भी आपके साथ हैं। इस आग में अमेरिका भी हाथ सेकता नजर आ रहा है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के फारसी भाषा वाले अकाउंट ने भी समर्थन दिया है। पोस्ट में कहा गया है कि अमेरिका ईरानी जनता के साहस की सराहना करता है। अमेरिका सालों की नाकाम नीतियों और आर्थिक बदइंतजामी के बाद बेहतर भविष्य की मांग करने वालों के साथ खड़ा है। पोस्ट में कहा गया, बुनियादी अधिकारों की मांग करना कोई अपराध नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक को ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। 29 दिसंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक के एजेंडे में कथित तौर पर ईरान सबसे ऊपर था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, ईरान में बहुत सारी दिक्कतें हैं, भयानक महंगाई में उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और मुझे पता है कि वहाँ के लोग खुश नहीं हैं। इस बीच अमेरिका में निर्वासन में रह रहे ईरान के पूर्व शाह के बेटे रेजा पहलवी ने एक्स पर ईरानियों के नाम मैसेज लिखा। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ हूँ, हम जीतेंगे क्योंकि हमारा मकसद सही है और हम एकजुट हैं। जब तक ये शासन सत्ता में रहेगा, देश की आर्थिक हालत और ख़राब होती जाएगी। प्रदर्शन को बाहरी ताकतों से मिल रहे समर्थन ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस विरोध के पीछे इजराइल या अमेरिका की कोई चाल है जो अंदर खाने चल रही है? क्या वे ख़ामनेई को सत्ता से हटाने की साजिश कर रहे हैं? क्या वाकई ख़ामनेई की 36 साल की सत्ता अब उस पर सवाल उठ रहे हैं? एक्सपर्ट से जानते हैं। ईरान की खुद की पब्लिक खड़ी हो रही है
क्योंकि इतना ज़्यादा 50% के करीब इन्फ्लेशन है और कह रहे हैं अगले साल हम 60% से टैक्स बढ़ाएंगे। पानी की दिक्कत आ गई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्राउट भी है, और बिजली की भी कमी आ गई क्योंकि ऑयल और एनर्जी जो है, हालांकि ईरान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, मतलब अमंग द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स है और बहुत बड़ी रिजर्व्स हैं ईरान के, सेकंड थर्ड नंबर पे। पर ऑयल का भी प्रोडक्शन गिर चुका है क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने ऑयल रिफाइनरीज। तो उस सब की वजह से इतनी ज्यादा किल्लत है, इतनी ज्यादा दिक्कत है कि ईरान के लोग सड़क पे आ गए हैं। मतलब मैं ये बताऊं कि ईरान इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी गिरने की वजह से, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा ऑयल एटसेट्रा, इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी वजह से चुकी है कि खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, ट्रांसपोर्टेशन पे भी इफेक्ट हो गया है। तो लोगों की आम जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर हो गया है। और इसके दो तीन नतीजे हुए हैं कि ईरान में कई दफा प्रोटेस्ट हो चुकी थी पास्ट में। हर बार ईरानियन गवर्नमेंट कुछ फोर्स यूज करके, आर्म्ड फोर्स यूज करके, फायरिंग करके उसको दबा देती थी। पर अब ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलते आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोगों की जिंदगी पे असर हो रहा है यहाँ। और जो रजीम है, जो ईरानियन की जिसे कहते हैं थियोक्रेटिक रजीम, मतलब जो मुल्लाओं की रजीम है, उस वो बहुत डिस्कनेक्टेड थी अपनी पब्लिक से। तो ये जो अमेरिका का प्रेशर हुआ है ट्रम्प की पहली टर्म से, जब उन्होंने JCPOA एग्रीमेंट तोड़ दिया और उनके ऊपर ऑयल सैंक्शंस लग गए, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए अपना ऑयल, और फिर ये जो उसके बाद इसराइल ने हमला किया 6 महीने पहले 12 दिन के लिए, तो इस सब को मिला के ईरान के ऊपर इतना बड़ा असर हुआ है उसकी इकोनॉमी पे कि वो अब होल्ड नहीं कर पा रही है रेजीम। ईरान ने अब तक हुए प्रदर्शनों में सरकार से सुधार की मांग की जाती थी, लेकिन अब वे मांगें लगभग गायब हो चुकी हैं। अब पूरी व्यवस्था ही निशाने पर है। यह आंदोलन अब अलग अलग पीढ़ियों को एक साथ जोड़ रहा है और सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सिस्टम बदलने की मांग बन चुका है। ये मांगें कितनी कारगर होंगी और ईरान की राजनीति क्या मोड़ लेगी, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि सरकार को चीज़ें काबू में करने के लिए बड़े बदलावों की ज़रूरत है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जनाजे से हैं। उनके समर्थकों की भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। जिया को वहीं दफनाया गया जहां उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान को दफन किया गया है। आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की पहली पीढ़ी की सियासत का दौर खत्म हो गया। अब पार्टी आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। खालिदा जिया और जिया उर रहमान के बेटे तारिक रहमान 17 बरस के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौट चुके हैं। फरवरी 2026 के चुनाव में वो BNP के चेहरे हैं, BNP के मुखिया भी हैं। इन जानकारियों के साथ एक तस्वीर देखिए। तारिक रहमान किसके साथ खड़े हैं? भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ। S जयशंकर खालिदा के जनाजे में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने तारिक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश भी पहुंचाया। अब तस्वीर से परे देखते हैं। आपको ध्यान होगा कि BNP का इतिहास भारत के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। पिछले बरस से BNP ने भारत की कई बार आलोचना भी की है, शेख हसीना की वापसी की मांग की है, लेकिन अब S जयशंकर वहां खड़े हैं। लेकिन समीकरण एक और भी है। जिस समय S जयशंकर ढाका पहुंच रहे थे, उस समय एक और विमान के लैंडिंग गियर ढाका के आसमान में खुल रहे थे। इसमें सवार थे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक। वो भी खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने बांग्लादेश पहुंचे थे। बहस फिर से गरमाने लगी। क्या भारत विरोधी सा दिखता बांग्लादेश पाकिस्तान के पास कोई टोह खोज रहा है? और ख़ासकर उसी समय भारत सरकार का एक नुमाइंदा भी उसी ज़मीन पर मौजूद भी है। क्या है ये समीकरण? सबसे पहले सुनिए बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर रह चुकी वीना सीकरी को। वीना सीकरी 2003 से 2006 तक ढाका में ये कार्यभार संभाल रही थी। तब खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। External Affairs Minister Dr. Jaishankar is going to Dhaka for the funeral of Begum Khalida Zia, and I think it will be appreciated. But the security situation there is very difficult, and I do hope, I'm sure they will be looking after that. I think that as we are seeing day by day, the Islamization of Bangladesh is proceeding very rapidly, and I think the way in which they are attacking the minority, not just the Hindu but Buddhist, Christian, Sufis, Ahmadiyas, the Baul singers, the cultural centers, this is all part of the Islamization process. And you're right, on the Hindu community, it's just anybody can kill anybody. The latest death, you had Mr. Gajendra Biswas. He's sitting there, he works in the Ansar, and his colleague
with whom he has more dispute, just picks out a gun and shoots him, just like that. So it shows as complete freedom. Nobody feels challenged that somebody will catch them or somebody will prevent them from doing it. This is really very bad. हमारे लिए कयास लगाना आसान है, इस दौरे की अहमियत पर बात करना आसान है, क्योंकि हम भारत में बैठे हैं। बांग्लादेश में मौजूद लोग क्या सोच रहे हैं, अलग अलग तबकों में इस विजिट को कैसे रीड किया गया। कुल जमा बात यह कि मामला भारत के प्रैग्मेटिज्म का है, व्यवहारिकता। शेख हसीना का दौर बीत चुका है, आज की हकीकत अलग है। 2026 में वहाँ चुनाव होने हैं, सबने अंदाज़ा लगा रखा है कि BNP पावर में आ सकती है। उसके पहले एस जयशंकर के बांग्लादेश जाने से संदेश जाएगा कि भारत बांग्लादेश राष्ट्र का दोस्त है। सत्ता का ऊंट किसी भी करवट बैठे, फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है कि बातें दोनों तरफ एक ही तरह से हों ताकि रिश्ते सुधर सकें। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने यमन से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। ऐलान हुआ है कि वो अपनी फौज वापस बुला रहे हैं, आतंकवाद विरोधी मिशन खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्या मिशन पूरा हो गया? नहीं, वजह है दोस्ती में पड़ी दरार। बात यह है कि सऊदी अरब की भौहें तनी हुई हैं। उसने UAE पर संगीन आरोप लगाए हैं। सऊदी का कहना है कि UAE यमन में डबल गेम खेल रहा है, सामने से दोस्ती और पीछे से अलगाववादियों को हथियार दे रहा है। इन आरोपों के बाद यमन की सरकार ने UAE को अल्टीमेटम दे दिया था। कहा था कि 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, अपनी सेना वापस बुला लो। सऊदी इस मांग को समर्थन दे रहा था। बस फिर क्या, UAE को वापसी का बिगुल बजाना ही पड़ा। इन सब की बुनियाद रखी एक धमाके ने। 30 दिसंबर यमन का मुकल्ला पोर्ट, सऊदी अरब के गठबंधन ने वहां लंगर डाले एक जहाज पर बम गिरा दिया। इन सब की बुनियाद रखी एक धमाके ने। 30 दिसंबर यमन का मुकल्ला पोर्ट, सऊदी अरब ने वहां लंगर डाले एक जहाज पर बम गिरा दिया। सऊदी का दावा कि उस जहाज में राशन पानी नहीं था, उसमें हथियार थे। आरोप कि वो हथियार UAE ने भेजे थे। किसके लिए? STC के लिए। ये STC क्या बला है? ये है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। पहले ये यमन सरकार के साथ मिलकर हूती विद्रोहियों से लड़ते थे, यानी दोस्त थे। लेकिन इसी महीने इन्होंने सरकारी फौज के खिलाफ ही बंदूक तान दी। इनका कहना है कि यमन का दक्षिणी हिस्सा अलग होना चाहिए, एक नया देश बनना चाहिए। सऊदी को शक है कि UAE इस आग में घी डाल रहा है। UAE ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके विदेश मंत्रालय का कहना है कि सऊदी झूठ बोल रहा है। उस जहाज़ में कोई हथियार नहीं थे, वहाँ सिर्फ वाहन थे, वो भी हमारे सैनिकों के लिए। लेकिन बात नहीं बनी। नतीजा ये कि यमन सरकार ने UAE के साथ अपना पुराना रक्षा समझौता रद्द कर दिया है। खाड़ी के देशों की ये रस्साकशी यमन को किस तरफ ले जाएगी, ये देखना होगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।